Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। जब तक और स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, मैं आप लोगों को एक बार प्रीवियस चैप्टर जो हमने रिसेंटली कंप्लीट करा था वो आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ऑल्दो वी स्टार्टेड विद द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेकिन प्रीवियस क्लास में हमने सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट सेक्शन कंप्लीट करा था व्हिच वाज कैटालिसिस। आप सब लोगों को पता है कैटालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस में कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का फेज यानी कि फिजिकल स्टेट सेम होती है। हेटेरोजेनियस में द कैटलिस्ट इज ऑलवेज अ सॉलिड व्हाइल द रिएक्टेंट्स में आइदर बी लिक्विड्स और गैसेस। हमें अपने सिलेबस में हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का मैकेनिज्म पढ़ना था एंड आई टोल्ड यू कि हेटेरोजेनियस कैटालिसिस के मैकेनिज्म को एडसॉर्प्शन थ्योरी या एडसॉर्प्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है एक्चुअली, जहां पे हम सॉलिड कैटलिस्ट यूज करते हैं। एज पर दैट एडसॉर्प्शन थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी रिएक्शन धीरे इसलिए चलता है क्योंकि एट द टाइम ऑफ कोलिजन द रिएक्टेंट्स आर अनेबल टू ओवरकम देयर हाई एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। वो इतनी एनर्जी पोजेस नहीं करते, इतनी एनर्जी अचीव नहीं कर पाते कि वो अपना एक हाई एनर्जी इंटरमीडिएट बना सके। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो सॉलिड कैटलिस्ट, तो दो रिएक्टेंट अब आपस में डायरेक्टली नहीं टकराते, बल्कि वन ऑफ द रिएक्टेंट प्रेफरेंशियली गेट एडसॉर्ब्ड ओवर द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। और उसके एडसॉर्प्शन से वैसे तो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट एडवांटेज होती है। पहला तो जब कोई गैसियस रिएक्टेंट या कोई लिक्विड रिएक्टेंट सॉलिड सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब होगा तो उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी सरफेस के ऊपर। दूसरा, वो एक जगह लोकलाइज्ड हो जाएगा, एट रेस्ट आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज कि उसके एडसॉर्ब होने से लार्ज अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन एनर्जी रिलीज होगी। उसके बाद द सेकेंड रिएक्टेंट विल अटैक ओवर द एडसॉर्ब्ड रिएक्टेंट ओवर द सरफेस एंड द मेन रिएक्शन विल टेक प्लेस ओवर द कैटलिस्ट सरफेस। और अब इस रिएक्शन को होने के लिए whatever the activation energy is required, that is being easily compensated by the release hydration enthalpy. So product is ultimately formed at a faster rate over the surface, and once the product is formed, it is dissolved from the surface and the catalyst is again set free. ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? सब लोग बताइए, एडसॉर्प्शन थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. यस सर। यस सर। उसके बाद मैंने आपको इसी कैटालिसिस से रिलेटेड दो टर्म्स करवाई थी, द एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट, जिसमें हमने देखा था एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट इंप्लाइज द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जो कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को जितना ज्यादा एनहांस कर पाएगा, जितना ज्यादा इंक्रीज कर पाएगा, हम कहेंगे वो उतनी अच्छी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। एंड द एक्टिविटी एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन दैट अकर्स ओवर द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। सेलेक्टिविटी ऑन द अदर एंड, सेलेक्टिविटी के बारे में मैंने आपको बताया था, इट इज द ability of a catalyst to direct a particular reaction to yield a particular product. Selectivity का मतलब है अगर आप एक ही रिएक्शन में अलग अलग कैटलिस्ट यूज करेंगे तो आपको प्रोडक्ट्स भी अलग अलग मिलेंगे। इसको एग्जांपल के थ्रू जस्टिफाई करने के लिए अगर पूछा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, जिसे हमने तीन अलग अलग कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करा, तो हमें एक बार मीथेन मिला, एक बार मीथेनॉल और एक बार फॉर्मेल्डिहाइड। इसके अलावा मैंने यहाँ लास्ट में एक टर्म करवाई थी जियोलाइट्स, जिसे हम शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस भी बोलते हैं। उस कैटालिसिस को जियोलाइट्स कुछ एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं जिनके सरफेस पे बहुत छोटे छोटे पोर्स और कैविटीज होते हैं डिफरेंट साइज के, एंड दीज पोर्स एंड कैविटीज इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ दीज जियोलाइट्स एक्सटेंसिवली। दे एग्जिबिट अ वेरी गुड एडसॉर्प्शन, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन एनर्जी रिलीज कर सकते हैं अपने सरफेस पे से, इसीलिए जियोलाइट्स बहुत अच्छी कैटालिसिस परफॉर्म करते हैं, इनकी एक्टिविटी बड़ी अच्छी होती है। फिर भी ये याद रखिएगा, जियोलाइट्स की एक्टिविटी इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि उनके सरफेस पे जो पोर्स हैं, उनकी पोर्स की डेप्थ क्या है, उनकी पोर की शेप क्या है या साइज क्या है। तो क्योंकि इनकी कैटालिसिस पोर के शेप और पोर की साइज पे डिपेंड करती है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। एग्जांपल में याद रखिए ZSM5, दिस इज अ वाइडली यूज्ड कैटालिसिस जियोलाइट, जिसे अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए यूज करा जाता है। इसके अलावा मैंने आपको एंजाइम कैटालिसिस के बारे में बताया था। एंजाइम्स कुछ ऐसे बायो कैटलिस्ट होती हैं व्हिच कैटलाइज द वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन लिविंग सिस्टम्स। ये प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं एंड दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। वन पर्टिकुलर एंजाइम इज जस्ट मेंट फॉर वन पर्टिकुलर रिएक्शन, and the specificity of enzyme action is because of the presence of active site over their surface, only a particular substrate can bind itself. ठीक है, हर एंजाइम के सरफेस पे एक ऐसा डिजाइन, एक ऐसा पैटर्न बना होता है जहां पे उसी पैटर्न से मैच होने वाला कोई रिएक्टेंट फिट कर सकता है अपने आप को, और कोई रिएक्टेंट वहां पे फिट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट में ये भी बता दिया था, वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क्ड मी कि मैकेनिज्म किस तरह का पैटर्न फॉलो करेगा।
तो मैंने आपको बताया था मैकेनिज्म में आपको सिंपली ये बताना है कि एंजाइम पहले सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगी, द एक्टिवेटेड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और सेकंड स्टेप में वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विल ब्रेक डाउन टू रिलीज प्रोडक्ट एंड द एंजाइम विल अगेन सेट फ्री। उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, द डेल्टास आर फॉर्म्ड व्हेन द रिवर मीट्स द ओशन। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिवर वाटर कंटेन चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ सैंड, and when this river water meets the electrolytes present in sea water, then all those electrolytes coagulate the sand present in the river water, और सारी की सारी सैंड कोएगुलेट होकर जब नीचे बैठती है तो वो डेल्टास की फॉर्म में इकट्ठी हो जाती है। सो बेसिकली कोएगुलेशन की एक एप्लीकेशन है। और लास्टली हमने एक क्वेश्चन करा था कि कोलॉइड इज नॉट अ सब्सटेंस बट इज अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, बिकॉज सेम सब्सटेंस कैन फॉर्म अ कोलॉइड in one solvent depending upon its size, and the same solute can also form a true solution in another solvent. तो बेसिकली कोलॉइड एग्जिस्ट करना मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, मटेरियल के साइज की प्रॉपर्टी है। एक मटेरियल को कोलॉइड नहीं कहा जा सकता, उस मटेरियल के साइज की रेंज को कोलॉइड कहा जाता है। ठीक है, सो विद दिस टॉपिक हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। सब लोग बताइए सरफेस केमिस्ट्री अच्छी तरह क्लियर है? लास्ट क्लास के पढ़े हुए किसी टॉपिक में कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? No, sir. ठीक है, Thereafter we started with the next chapter, coordination compounds. मैंने आपको इसके बारे में ये बता दिया था एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मेटल एटम और उसको सराउंड करने वाले नॉन मेटल्स के बीच में आयनिक बॉन्ड नहीं होता, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप देखेंगे सबसे पहले तो ये याद रखिएगा डिस्टिंग्विश करने के लिए, ताकि आप उसे देख के आइडेंटिफाई कर पाओ। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्क्वायर ब्रैकेट में बनाते हैं, बिकॉज अगर बिना ब्रैकेट के लिख देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आयनिक है या कोऑर्डिनेट है, क्योंकि आयनिक भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, कोऑर्डिनेट भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। तो जस्ट इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द आयनिक कंपाउंड्स हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट का पैटर्न यूज करा। आप कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट में मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन देखें तो आप समझ जाना ये आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ होगा यहाँ पे। और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो नॉन मेटल एटम्स या नॉन मेटल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डोनर का काम करते हैं, दे एसेंशियली कंटेन एन इलेक्ट्रॉन पेयर, और जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो एक्सेप्टर का काम करता है, दैट शुड एसेंशियली कंटेन सम वैकेंट ऑर्बिटल्स। मेटल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे तभी वो लिगेंड के दिए हुए लोन पेयर को रख पाएगा। अगर किसी मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है तो फिर वो एक सेंट्रल मेटल एटम का रोल भी प्ले नहीं कर सकता। इसी तरह से कोई भी नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल का लिगेंड नहीं बन जाता, सिर्फ वो नॉन मेटल लिगेंड की तरह बिहेव कर सकते हैं जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर हो। इफ समथिंग डजंट कंटेन अ लोन पेयर देन इट कैन नेवर एक्ट एज अ डोनर, वो लिगेंड की तरह बिहेव ही नहीं करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ये बताई थी कि अनलाइक द आयनिक कंपाउंड्स, दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑलवेज नॉन आयोनाइजेबल। ये वाटर में डालने पे एट रूम टेम्परेचर अपने आप डिसोसिएट नहीं होते, हीट करने पे आप इन्हें जरूर इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट कर सकते हो, बट अपने आप एट रूम टेम्परेचर दे विल नेवर डिसोसिएट इनटू देयर रेस्पेक्टिव आयंस। ये क्लियर है आपको? जो इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, हम इन्हें ये नाम क्यों दे रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखिए फिर हमने चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करा था, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स यानी कि एक देखो एक जनरल फॉर्मूला अगर मैं दिखाऊं ना किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो एक जनरल फॉर्मूला ये होता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर M सराउंडेड बाय Ln, वेयर M इज अ मेटल एटम एंड N इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स। L यहाँ पे लिगेंड है, अब ये लिगेंड 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, तो N यहाँ पे वेरी करेगा। ठीक है, तो ये जो सराउंडिंग नॉन मेटल है ना लिगेंड, ये लिगेंड, इनकी दो क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस में। आज की डेट में हम दोनों ही क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके बाद नॉमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे इसका। पहली क्लासिफिकेशन मैंने शायद हेडिंग करवा दी थी आपको, बेस्ड अपॉन चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज याद रखिएगा कि जनरली, एक्सेप्शंस की मैं बात नहीं कर रहा, देयर आर 1 और 2 एक्सेप्शंस, बट जनरली क्या होता है कि ये जो सराउंडिंग लिगेंड्स होते हैं ना, ये या तो न्यूट्रल हो सकते हैं या ये नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, बट रेयरली दे आर पॉजिटिव इन नेचर। क्योंकि देखो इनका काम है अपना लोन पेयर डोनेट करना, और लोन पेयर डोनेट या तो नेगेटिव चीज के पास लोन पेयर हो सकता है या फिर न्यूट्रल चीजों के पास भी लोन पेयर होता है। जैसे अमोनिया न्यूट्रल है बट स्टिल कंटेन अ लोन पेयर ओवर नाइट्रोजन। लेकिन पॉजिटिव चीजों के पास अगर लोन पेयर होगा भी तो वो डोनेट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो लिगेंड्स चार्ज के बेसिस पे एटलीस्ट आप अपने सिलेबस में तो पॉजिटिव वाले कोई नहीं पढ़ोगे।
होते हैं एक दो एक्सेप्शनल केसेस जो पॉजिटिव लिगेंड्स एक्ट कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज चार्ज के बेसिस पे लिगेंड जनरली दो ही टाइप के होते हैं, दे कैन बी न्यूट्रल और दे कैन बी नेगेटिव। आज मैं आपको पूरा एक टेबल करवा रहा हूं कि कौन कौन से नेगेटिव लिगेंड्स हमें अपने सिलेबस में पढ़ने हैं, और उन नेगेटिव लिगेंड्स के बारे में देखो आपको उनका फॉर्मूला याद रखना है, जो मैं उनका फॉर्मूला करवाऊंगा। फॉर्मूले के साथ उन पे चार्ज कितना है, 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, वो चार्ज भी स्पेशली याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट उनके नेम्स की स्पेलिंग याद रखिएगा प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे जैसे ऑर्गेनिक में हम नॉमेनक्लेचर करते हो ना, इस चैप्टर में भी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, और उस नॉमेनक्लेचर में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के भी मार्क्स कटते हैं। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर दोगे ना तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, तो स्पेलिंग्स प्रॉपर तरीके से याद रखनी होगी। तो आप लोगों ने लिख रखा है ना कि देयर आर टू टाइप्स, नेगेटिव लिगेंड्स एंड द न्यूट्रल लिगेंड्स। अब सबसे पहले नेगेटिव लिगेंड्स की एक लिस्ट बनाते हैं, कौन कौन से नेगेटिव लिगेंड्स हमें पढ़ने। नियरली 16 नेगेटिव लिगेंड्स हैं जो मैं यहां पे आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। आप उनके फॉर्मूलेज और उनके नेम्स लिखते जाइए। OH negative is हाइड्रोक्सो, फिर Cl negative is क्लोराइडो, Br negative is ब्रोमाइडो। देखो अगर आप कोई बहुत पुरानी बुक पढ़ रहे हो ना, अगर आपके पास एनसीईआरटी बहुत पुरानी है या कोई बहुत पुरानी रिफ्रेशर है, तो चांसेस हैं कि उसमें Cl नेगेटिव को क्लोरो और Br नेगेटिव को ब्रोमो दे रखा होगा। पुराने टाइम में पहले नॉमेनक्लेचर में आज से 5-6 साल पहले हम क्लोरो और ब्रोमो यूज करते थे, लेकिन फिर आईयूपीएससी कमेटी ने कुछ करेक्शंस रिकमेंड करे, और अब नई बुक्स में आप इन्हें क्लोरो और ब्रोमो नहीं देखोगे, क्लोराइडो और ब्रोमाइडो देखो। ठीक है, तो आपको क्लोराइडो और ब्रोमाइडो की आदत डालनी है। कभी गलती से भी कुछ किसी पुरानी बुक में क्लोरो ब्रोमो दिख जाए तो वो फॉलो नहीं करना, क्योंकि दैट इज अ डिस्कार्डेड नॉमेनक्लेचर नाउ। इसी तरह से एफ के लिए फ्लोरो नहीं होता, फ्लोराइडो होता है। I negative is iodo, NO3 negative is nitrato, NO2 negative is nitrito N, and ONO negative is nitrito O. Then Cn negative is cyano, Nc negative is isocyano, SCN negative is thiocyanato, NCS negative is isothiocyanato. CH3COO negative is acetato, SO4 negative is sulfato, CO3 negative is carbonato, and C2O4 negative is oxalato. C2O4 negative is oxalato। oxalato को शॉर्ट में OX लिख के भी रिप्रेजेंट करा जाता है। हो सकता है ब्रैकेट में C2O4 ना लिखा हो, OX लिखा हो, तो आप समझना है ऑक्जेलेटो लिखा है। सो ये 16 नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स, पहले तो ये नोट करिए। जब आप नोट कर लें तो मुझे बता दीजिएगा, उसके बाद हम न्यूट्रल लिगेंड्स की एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। आप एक चीज नोट करेंगे, द स्पेलिंग ऑफ एवरी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड ऑलवेज एंड्स एट ओ। हर नेगेटिवली चार्ज लिगेंड की स्पेलिंग ओ पे खत्म होती है। क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, फ्लोराइडो, एसिटेटो, साइनो, आइसोसाइनो एंड सो ऑन। डन सर। ओके, डन सर। देखिए जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो चैप्टर के अंदर कुछ एक दो नेगेटिव लिगेंड और आएंगे जो इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है,
तो कुछ नए नए लिगेंड चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे, बट दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लिगेंड जो आप अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। बट इसके अलावा एक दो और आएंगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, किसका? नाम की जगह नहीं, फॉर्मूले की जगह OX लिखा हुआ हो सकता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है FeOX होल थ्राइस, तो आप समझ जाओ ये C2O4 होल थ्राइस लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? OX मतलब C2O4। अब मैं न्यूट्रल लिगेंड्स बना रहा हूं। न्यूट्रल लिगेंड्स सिर्फ 5 ही न्यूट्रल लिगेंड्स आपके सिलेबस में है जो आपको याद रखनी है। NH3, देखो अब इनके नेम्स ना थोड़े डिफरेंट नेम्स है। वैसे तो आप ऑर्गेनिक में या जनरली NH3 को अमोनिया बोलते हो, बट व्हेन दिस अमोनिया एक्ट एज अ लिगेंड तो हम इसे अमीन बोलते हैं, अमाइन, AMMIN। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाइन की स्पेलिंग में डबल M आना चाहिए। अगर आप सिंगल M लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। फिर H2O को हम एक्वा बोलते हैं, एक्वा। CO जिसे आप नॉर्मली कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हो, यहां पे हम उसे कार्बोनाइल बोलते हैं, कार्बोनाइल। NO जिसे आप नॉर्मली नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हो पी ब्लॉक में, एज अ लीगेंड हम इसे नाइट्रोसाइल बोलते हैं, नाइट्रोसाइल। अमीन, एक्वा, कार्बोनाइल, नाइट्रोसाइल। और एक होता है, ये बड़ा सा फॉर्मूला है जो मैं आप लिख रहा हूं, NH2 CH2 CH2 NH2। इसका नाम होता है, नीचे लिख देता हूं, इसके दो नाम होते हैं। या तो आप इसे बोल सकते हैं इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन। अब इसके अमीन में सिंगल एम आएगा, इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन इज अ वन वर्ड, ये पूरा वन वर्ड है, बीच में कोई गैप नहीं है। और इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन। इसे शॉर्ट में EN भी लिखा जाता है, EN। Done, sir. NH3 फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है। वैसे इथाइलिन डायमीन का ये फॉर्मूला है, NH2 CH2 CH2 NH2। लेकिन ये फॉर्मूला इतना बड़ा है ना कि हम ब्रैकेट में ये पूरा फॉर्मूला नहीं लिखते, हम EN लिख देते हैं। तो जब भी EN लिखा हो ब्रैकेट में तो आप समझ लेना ये लिखा है, और इसका नाम होगा इथाइलिन डायमीन या इथेन 1,2 डायमीन, दोनों तरह से इसकी नेमिंग यूज कर सकते हैं। So these are the 5 neutral ligands and 16 negatively charged ligands. अभी हमने 21 ligands करे हैं, but still there are few more ligands to come जो हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, नोट करा सबने? Yes, sir. Yes, sir. सो देखिए, दिस वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द चार्ज। चार्ज के बेसिस पे हमने देखा लिगेंड्स दो टाइप के होते हैं, द नेगेटिव लिगेंड्स एंड द न्यूट्रल लिगेंड्स। अब दूसरी क्लासिफिकेशन इज अ वास्ट क्लासिफिकेशन, बड़ी क्लासिफिकेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन डेंटिसिटी, बेस्ड अपॉन डेंटिसिटी। बेस्ड अपॉन डेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन, आपको समझ में भी आराम से आ जाएगी। बेस्ड अपॉन डेंटिसिटी। पहले तो डेंटिसिटी वर्ड का मतलब लिखिए, लिखिए द डेंटिसिटी refers to the number of coordination sites, refers to the number of coordination sites through which a ligand coordinates to the metal atom, through which a ligand coordinates to the metal atom. Denticity refers to the number of coordination sites
through which a ligand coordinates to the metal atom. क्या आप लोगों ने लिखा? Yes. Yes, sir. देखो मैंने आपको बताया, मान लीजिए ये एक लिगेंड है और ये एक मेटल एटम है, ठीक है, ध्यान से सुनना। इस लिगेंड के पास एक लोन पेयर है, दिस लिगेंड कंटेन ओनली वन लोन पेयर। तो ये लिगेंड क्या करेगा, अपना ये लोन पेयर मेटल एटम को कोऑर्डिनेट कर देगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम कहेंगे ये यूनिडेंटेट है। यूनिडेंटेट मतलब इसके पास सिर्फ एक ही लोन पेयर है, ये एक तरफ से कोऑर्डिनेट कर सकता है मेटल एटम। लेकिन कुछ लिगेंड ऐसे होती हैं जो दो लोन पेयर देके दो तरफ से पकड़ लेते हैं मेटल एटम को, ठीक है, तो वो हम कहेंगे वो बायडेंटेट होगा। तो अभी मैं डायग्रामेटिकली बताऊंगा, एग्जांपल्स देके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली ये डेंटिसिटी का मतलब है एक लिगेंड कितने लोन पेयर दे रहा है मेटल एटम को, कितनी तरफ से मेटल एटम को बाइंड कर रहा है, समझ रहे? अगर वो सिंगल तरफ से बाइंड कर रहा है एक लोन पेयर के थ्रू तो यूनिडेंटेट, उसने दो लोन पेयर एक साथ देके ऐसे पकड़ लिया बीच में से तो हम कहेंगे वो बायडेंटेट हो गया। तीन जगह से पकड़ लिया तो ट्राइडेंटेट हो गया एंड सो ऑन, ठीक है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। इसमें लिखे दे आर ऑफ 5 टाइप्स, दे आर ऑफ 5 टाइप्स। सबसे पहला लिखिए यूनिडेंटेट, या स्लैश डाल के इन्हें मोनोडेंटेट भी बोलते हैं, मोनोडेंटेट, यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड्स। यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड्स। These ligands coordinates to the metal atom. These ligands coordinates to the metal atom through one lone pair only. Coordinates to the metal atom through one lone pair only. These ligands coordinates to the metal atom through one lone pair only. लिखा? Yes, sir. Yes, sir. देखिए अब इसके एग्जांपल्स में कौन कौन से लिगेंड्स आएंगे वो ध्यान से सुन लीजिए। जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स आपके सामने बोर्ड पे बने हुए हैं, इनमें से लास्ट वाले 3 हटा दीजिए। मतलब 2 नेगेटिव जिन पे चार्ज आ रहा है, उनके अलावा जो 1 नेगेटिव चार्ज जिन पे भी है ना, देखो इन सब पे 1 नेगेटिव चार्ज है, लास्ट वाले 3 पे 2 नेगेटिव चार्ज है। तो जितने भी यूनी नेगेटिव लिगेंड होते हैं ना, 1 नेगेटिव चार्ज वाले यूनी नेगेटिव लिगेंड, वो सब यूनिडेंटेट होते हैं। अभी आपको मैं लिखवाऊंगा, अपने आप लिखना। और यहां पे EN के अलावा ऊपर वाले चारों ये भी यूनिडेंटेट, ठीक है। तो एग्जांपल में किस तरह से मेंशन करेंगे, एग्जांपल लिखो, ऑल यूनी नेगेटिव लिगेंड्स, ऑल यूनी नेगेटिव लिगेंड्स मतलब 1 नेगेटिव वाले, एंड all neutral ligands except En, and all neutral ligands except En. एक तो सारे यूनी नेगेटिव वाले लिगेंड आ जाते हैं इसके एग्जांपल में, और न्यूट्रल में En के अलावा बाकी सारे न्यूट्रल लिगेंड्स भी इस कैटेगरी में आते हैं। ये सब एक लोन पेयर दे पाते हैं मेटल एटम को, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाते, ठीक है। दूसरा लिखिए बायडेंटेट लिगेंड्स। अब बायडेंटेट को डायडेंटेट भी कहते हैं। Bidentate or the didentate ligands. These ligands coordinates to the metal atom,
through two lone pairs simultaneously. Coordinates to the metal atom through two lone pairs simultaneously. Through two lone pairs simultaneously. लिखा? इसके एग्जाम्पल में ना वो चारों लिगेंड लिख लो जो पिछली बार छोड़ दिए थे। एक तो ये तीनों लिखो, SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव एंड C2O4 2 नेगेटिव। बस फॉर्मूला लिखिए, नाम मत लिखिएगा। SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव एंड EN, न्यूट्रल में EN। लिखा? देखो अब मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए, लेट अस कंसिडर दिस NH2 CH2 CH2 NH2, ये इथाइलिन डायमीन है। याद रखिएगा, इस इथाइलिन डायमीन में इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है और इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है। और जब कोई मेटल एटम आता है ना, इसके पास से आयरन आया, तो इधर से ये नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कर देगा अपना एक लोन पेयर, इधर से ये नाइट्रोजन भी कोऑर्डिनेट कर देगा अपना एक लोन पेयर। तो अकेला ये लिगेंड दो तरफ से मेटल एटम को बाइंड कर लेगा, तो हम कहेंगे ये बाइडेंटेट है, ये दो तरफ से पकड़ लेता है मेटल एटम। ठीक है, तो बाइडेंटेट का मतलब है विच हैज द एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट थ्रू टू कोऑर्डिनेशन साइट्स। दो लोन पेयर हैं, दो अलग अलग साइड से पकड़ के इस तरह से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर टाइप का बना लेगा। गॉट इट? सबको समझ में आ रहा है बाइडेंटेट का मतलब? यस। और देखो इन तीनों का भी बताता हूं, मतलब एक दो का बता देता हूं, इसमें से तीनों का सबका सेम कॉन्सेप्ट होता है। जैसे लास्ट वाला देखो, C2O4 2 नेगेटिव, देखो ध्यान से देखना ये अराइज कहां से हुआ। आपको पता है ऑक्सैलिक एसिड ये होता है COOH COOH, दो कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े हुए होते हैं, जिसका फॉर्मूला है H2C2O4। अब इसमें से ये H प्लस निकल गया तो अपने इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ गया, ये H प्लस निकल गया, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ गया, तो ये बन गया C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सिलेटो। अब इसमें इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, तो जब कोई मेटल एटम आएगा ना, ये इधर से कोऑर्डिनेट कर देगा, ये इधर से कोऑर्डिनेट कर देगा, तो ये भी दो तरफ से पकड़ लेगा मेटल एटम को, बाइडेंटेट। ऐसे ही ये सारे हैं। देखो और एक और बना देता हूं, कार्बोनेटो बना देता हूं। कार्बोनेटो का स्ट्रक्चर ये होता है CO3 2 नेगेटिव, दिस इज द कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, यहां में कोई मेटल एटम आएगा तो ये ऑक्सीजन भी दे देगा, ये ऑक्सीजन भी दे देगा अपना एक एक लोन पेयर इधर से, तो ये हो जाएगा कार्बोनेटो। दिस इज आल्सो अ बाइडेंटेट लिगेंड। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि बाइडेंटेट का मतलब क्या होता है। जिनमें दो डोनर एटम होते हैं वो दोनों कोऑर्डिनेट कर देते हैं और दो तरफ से मेटल एटम को बाइंड कर लेते हैं। आप ये एक दो एग्जांपल्स बना भी लो, ड्रॉ कर लो। सब लोग जो ऑनलाइन है उन्हें बाइडेंटेट का मतलब क्लियर हो गया ना अच्छी तरह? यस। Yes, sir. यस सर। डन सर। ओके, डन। अब इस क्लासिफिकेशन में तीसरा टाइप है पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। These ligands coordinates to the metal atom. These ligands coordinates to the metal atom through more than two lone pairs simultaneously. Through more than two lone pairs simultaneously. These ligands coordinates to the metal atom through more than two lone pairs simultaneously.
जो एक बार में एक लोन पेयर देते हैं वो यूनिडेंटेट, जो एक बार में दो लोन पेयर देके दो तरफ से मेटल एटम को बाइंड कर लेते हैं वो बाइडेंटेट, और जो दो से ज्यादा देते हैं ना वो सब पॉलीडेंटेट में आते हैं। मतलब ट्राइडेंटेट भी पॉलीडेंटेट में आएगा, टेट्राडेंटेट भी पॉलीडेंटेट में आएगा, बाइडेंटेट से ऊपर वाले सब पॉलीडेंटेट। समझे पॉलीडेंटेट का मतलब क्या होता है? यस सर। Yes, sir. एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक नया एग्जाम्पल जो उस लिस्ट में भी प्रेजेंट नहीं था। एक एग्जाम्पल है इसका EDTA 4 नेगेटिव, कैप्स में लिखेंगे सारा EDTA 4 नेगेटिव। दिस इज अ पॉलीडेंटेट लिगेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगेंड है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी कंपाउंड्स आप इसके पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला, इसका नाम सब बता रहा हूं मैं आपको। EDTA इज अ शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशन यूज करी गई है। इसका पूरा नाम होता है इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेटो, पूरा वन वर्ड विदाउट एनी गैप, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेटो। टेट्रा का ये अलग, एसिटेटो का ये अलग। इथाइलिन डायमीन में अमीन की स्पेलिंग में सिंगल एम, ये सारी चीजें याद रखिएगा। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेटो। डन सर। ठीक है, देखिए बोर्ड पे देखिएगा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं एक लिगेंड आपके सामने बना रहा हूं, अभी आप ड्रॉ मत करना, बताना वो कौन सा लिगेंड है। NH2 CH2 CH2 NH2, ये क्या है? सर इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन EN, और इसकी डेंसिटी क्या थी? 2, मतलब डेंसिटी क्या थी? 2, बाइडेंटेट था। समझ गए? इसमें इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर था, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर था। अब अगर मैं यहां से 2H हटा के 2 वैलेंसीज खाली कर दूं, यहां से भी नाइट्रोजन पे से 2H हटा के 2 वैलेंसीज खाली कर दूं, देखो CH3 COO नेगेटिव, ये एसिटेट ग्रुप होता है ना, इस एसिटेट ग्रुप में पीछे वाले CH3 पे से एक H हटा दूं अगर मैं, तो ये CH2 बचेगा और पीछे एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। ऐसे 4 एसिटेट मैंने यहां पे लगा दिए, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव एंड CH2COO नेगेटिव। तो इथाइलिन डायमीन के ऊपर आपने लगा दिया 4 एसिटेट, तो ये हो गया इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेटो। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेटो। और देखिए इसमें ये इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है तभी नेगेटिव है, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होंगे ये नेगेटिव है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। जब कोई मेटल एटम इसके पास आता है, लेट दिस बी द मेटल एटम, तो इसकी जो डेंसिटी होती है ना वो होती है 6। दिस इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड। ना सिर्फ ये वाला ऑक्सीजन देगा, ये वाला ऑक्सीजन भी दे देगा, कोऑर्डिनेट कर देगा, ये नाइट्रोजन भी कोऑर्डिनेट कर देगा, इधर से ये नाइट्रोजन कर देगा, इधर से ये ऑक्सीजन कर देगा, इधर से ये ऑक्सीजन कर देगा। एक बार में 6 जगह से पकड़ लेगा मेटल एटम को। बायडेंटेट तो एक साइकिल बनाते थे, ये तो पूरी केज बना देगा, एक पिंजरा जैसा बना देगा। ठीक है, पूरी एक केज बना लेगा जब मेटल एटम को बाइंड करेगा तो ये पॉलीडेंटेट के अंदर भी ये हेक्साडेंटेट का एग्जांपल है, इसकी डेंसिटी 6 होती है। ठीक है, सो फॉर्मूला बना लो, अच्छा हो तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हो, वरना अदरवाइज याद रखो कि 6 तरफ से बाइंड करता है। सिर्फ फॉर्मूला बना लो, स्ट्रक्चर बना लो मतलब। डन सर। Done. ओके,
हो गया, सबने ड्रॉ कर लिया, लिख लीजिएगा Yes. इसके नीचे कि EDTA4 negative is a hexadentate ligand. EDTA4 negative is a hexadentate ligand. It is a hexadentate ligand. ठीक है, हेक्साडेंटेट। अब देखिए एक और नई टर्म करवा रहा हूं मैं आपको इसी क्लासिफिकेशन के अंडर, जो आपको बुक में नहीं मिलेगी, सीबीएसई के हिसाब से आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, लेकिन एज अ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू कई बार आपसे पूछा जा सकता है। एक और कैटेगरी होती है इसी के अंदर, पॉलीडेंटेट के बाद फोर्थ टाइप लिखिए फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। These ligands have a variable denticity. These ligands have a variable denticity. एग्जाम्पल में लिखिए EDTA4 नेगेटिव, अगेन EDTA4 नेगेटिव। देखिए कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनकी डेंटिसिटी फिक्स नहीं होती, वो वेरी करती रहती है अलग अलग कंपाउंड। EDTA के बारे में पहले तो समझ लीजिए, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये डेंटिसिटी वेरी किस बेसिस पे करती है। EDTA की हाईएस्ट डेंटिसिटी 6 है, मैक्सिमम ये एक बार में 6 तरफ से मेटल एटम को बाइंड कर सकता है। लेकिन अगर ये चाहे तो चारों ऑक्सीजन के साथ साथ एक नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट करे, एक नाइट्रोजन ना करे, तो ये पेंटाडेंटेट भी बिहेव कर सकता है। और अगर ये चाहे तो 4 ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट करे लेकिन दोनों नाइट्रोजन ना करे, तो ये टेट्राडेंटेट भी बिहेव कर सकता है। लेकिन टेट्रा तो मिनिमम करेगा ही करेगा, क्योंकि जो नेगेटिव है ना उसे तो सेटिस्फाई करना ही है। न्यूट्रल कोऑर्डिनेट करे या ना करे वो ऑप्शनल है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है उसे तो आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोऑर्डिनेशन में पार्टिसिपेट करवाना ही पड़ेगा। तो चारों ऑक्सीजन तो करेंगे ही करेंगे, वो तो हार्ड एंड फास्ट है। हर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज इट हैज टू कोऑर्डिनेट, न्यूट्रल मे और मे नॉट कोऑर्डिनेट, समझ रहे हैं? तो चारों ऑक्सीजन तो कोऑर्डिनेट करेंगे ही करेंगे, तब ये टेट्राडेंटेट बिहेव करेगा। अगर ये 4 ऑक्सीजन के साथ एक नाइट्रोजन भी दे देता है अपना लोन पेयर, 5 तरफ से मेटल एटम को बाइंड कर लेता है, तो पेंटाडेंटेट भी बिहेव कर सकता है। और दोनों नाइट्रोजन दे देते हैं तो हेक्साडेंटेट भी बिहेव कर सकता है। तो EDTA की 3 वेरिएबल डेंटिसिटीज होती हैं। इट कैन बिहेव एज अ टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट भी। लेकिन ये डिपेंड किस चीज पे करेगा, हमें कैसे पता चलेगा? कहीं ब्रैकेट में EDTA लिखा हुआ है तो ये उस समय क्या एक्ट कर रहा है? तो देखो दो बातें सुनो। एक तो आपके सिलेबस में एज पर दिस एनसीईआरटी, आपके सीबीएसई के एज वेल एज कॉम्पिटिटिव सिलेबस में EDTA से रिलेटेड जो भी कुछ आएगा वो उसे हेक्साडेंटेट ट्रीट करते हुए आएगा। आपको हमेशा उसे हाईएस्ट डेंटिसिटी पे ही यूज करना है। लेकिन ये याद रखिएगा, इसकी डेंटिसिटी वेरी इस बेसिस पे करेगी कि मेटल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स कितने। अगर मेटल के पास इतने ऑर्बिटल अवेलेबल है कि वो 6 लोन पेयर रख सकता है, तो ये 6 भी दे देगा मेटल एटम। लेकिन कुछ मेटल हो सकते हैं जिसके पास 6 ऑर्बिटल ही नहीं है, खाली वो 6 लोन पेयर ले ही नहीं सकता, वो तो 5 ही ले सकता है। तो ये उस वक्त मेटल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी डेंटिसिटी को कम कर लेगा, पेंटाडेंटेट बन जाएगा। और अगर कोई मेटल ऐसा है उसके पास तो 4 ही खाली ऑर्बिटल है, वो 4 से ज्यादा लोन पेयर एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, तो फिर ये उसके हिसाब से अपनी डेंटिसिटी को और कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, ये टेट्राडेंटेट बिहेव करेगा। तो द डेंसिटी ऑफ EDTA4 नेगेटिव विल एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल टू द एक्सेप्टर एटम। ठीक है, जो मेटल एटम एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है उसके पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल है, वो कितने लोन पेयर रिक्वायर करता है या कितने ले सकता है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? आप लोगों को आई बात समझ में? Yes, sir. लेकिन ये जस्ट एक इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, जस्ट अ नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन। आपको कभी भी अपने किसी एंटायर सिलेबस में ना कॉम्पिटिटिव लेवल पे और ना सीबीएसई लेवल पे इसे टेट्राडेंटेट और पेंटाडेंटेट ट्रीट ही नहीं करना। यू हैव टू ऑलवेज ट्रीट इट एज अ हेक्साडेंटेट लीग। बस एक एडिशनल इंफॉर्मेशन याद रखिए कि कुछ केसेस में ये टेट्रा और पेंटा की तरह बिहेव जरूर कर सकता है, बट आपको हमेशा इसे हेक्सा ही ट्रीट करना। ओके, तो फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड इज जस्ट another name given to this type of ligands जो अपनी डेंटिसिटी को वेरी कर सकते हैं। EDTA के बारे में लिख लीजिए ये बात
कि it can exhibit three types of denticity. It can exhibit three types of denticity. That is tridentate, tetradentate, pentadentate, and hexadentate. Tetradentate, pentadentate, and hexadentate. Okay, written. Yes, sir. Yes. HCN नेगेटिव. HCN पे नेगेटिव कहाँ होता है? सिर्फ CN पे नेगेटिव होता है. H पॉजिटिव जब जुड़ जाता है तो पूरा HCN तो न्यूट्रल हो जाता है. HCN नेगेटिव. हाँ बोलो उसके बारे में क्या कह रही हो? हाँ नहीं वो नहीं आ सकता. ठीक है सुनते जाओ अपने आप समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में. ठीक है ये आया समझ में? Yes. ठीक है. The next one is इसी कैटेगरी में फिफ्थ टाइप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप. बहुत पूछा जाता है. ऑर्गेनिक में भी आपने वो नाम सुना होगा, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स. आपने ऑर्गेनिक में टर्म पढ़ी होगी एम्बीडेंटेट फंक्शनल ग्रुप्स. एम्बीडेंटेट लिगेंड्स. These ligands contain two donor atoms. These ligands contain two donor atoms, but only one of them these ligands contain two donor atoms, but only one of them can coordinate at a time. That is, they always behaves as unidentate. देखिए कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनमें दो डोनर एटम होते हैं, दो लोन पेयर अवेलेबल है उनके पास, लेकिन वो दोनों को एक साथ नहीं देते, वो उन दोनों में से कोई एक ही देते हैं और वो यूनिडेंटेट की तरह बिहेव करते हैं. अब मैंने जो आपको नेगेटिवली चार्ज लिगेंड की लिस्ट करवाई थी ना, उसमें तीन ऐसे पेयर लिखवाए थे. देखो ध्यान से देखिएगा, CN नेगेटिव एंड NC नेगेटिव, ये सेम चीज है. CN एंड NC तो सेम थे, बस फर्क ये पड़ रहा है कि कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है. C पे भी लोन पेयर है और N पे भी लोन पेयर है. अगर C कोऑर्डिनेट कर रहा है तो हम इसी का नाम बोल देंगे साइनो, और अगर नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट कर रहा है तो C के, देखो लोन पेयर दोनों पे, लेकिन अगर C कोऑर्डिनेट करेगा तो उस वक्त N नहीं करेगा, और अगर N करेगा तो उस वक्त C नहीं करेगा. ऐसा नहीं है दोनों तरफ से करके बीच में सैंडविच बन जाएगा, वो नहीं होगा, किसी एक तरफ से कोऑर्डिनेट करेगा. तो हम ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स. अभी नोट मत करिएगा, आइसोसाइनो. These have two donor atoms. C भी डोनर है, N भी डोनर है, लेकिन दोनों एक साथ डोनेट नहीं करेंगे, वन एट अ टाइम डोनेट करेगा. बिहेव ये यूनिडेंटेट ही करेंगे. सही है. सिमिलरली एक और एग्जांपल मैंने आपको करवाया था, SCN नेगेटिव जिसमें सल्फर कोऑर्डिनेट करता है, या NCS नेगेटिव जिसमें नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट करता है. सल्फर के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी. अगर सल्फर करेगा तो थायो से स्पेलिंग स्टार्ट होगी, थायोसाइनेटो, और नाइट्रोजन करेगा तो आइसोथायोसाइनेटो. और एक तीसरा पेयर अगर आप देखें तो मैंने करवाया है NO2 नेगेटिव एंड ONO नेगेटिव. देखो ये फॉर्मूला सेम ही, आप देख रहे हैं ये भी NO2 ही तो है, लेकिन अगर नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट करता है तो इसकी स्पेलिंग में नाइट्राइटो N लगा देते हैं लास्ट N,
और अगर ऑक्सीजन के थ्रू कोऑर्डिनेट होता है तो नाइट्राइटो ओ, नाइट्राइटो, यहां पे तो नाम भी सेम है, नाइट्राइटो नाइट्राइटो, बस यहाँ पे एन लगा के रिप्रेजेंट करते हैं कि एन से कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ओ लगा के रिप्रेजेंट करा जाता है ओ से कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो ये सब यूनिडेंटेट लिगेंड है, लेकिन इनमें दो डोनर एटम है, दोनों में से कोई एक ही कोऑर्डिनेट करेगा एक बार में, बायडेंटेट कभी एक्ट नहीं करेंगे। ऐसे लिगेंड्स को एम्बीडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। आप इन्हीं को एम्बीडेंटेट फंक्शनल ग्रुप्स भी पढ़ते हो, इसे आप साइनो आइसोसाइनो पढ़ते थे, और इसे ऑर्गेनिक में नाइट्राइट एंड नाइट्रेट के नाम से, AgNO2 से नाइट्रो लगता, नाइट्रो ग्रुप लगता था, और NaNO2 से नाइट्राइट ग्रुप लगता था। हेलो एल्केन्स के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था, वही वाले यही। तो ये नोट करिए, एम्बीडेंटेट लिगेंड सबको समझ में आ गए? Yes. Yes, sir. Done, sir. ओके, Done, sir. नाउ इसी कैटेगरी में एक लास्ट टाइप बेस्ड अपॉन डेंटिसिटी के अंदर, 5 टाइप हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, अब 6th टाइप है चीलेटिंग लिगेंड्स। चीलेटिंग लिगेंड्स पहली बार सुनने में नाम थोड़ा अजीब सा लगता है, आदत पड़ जाएगी आपको। चीलेटिंग लिगेंड्स, बहुत सिंपल सा मीनिंग है इसका, लिखिए इसकी डेफिनेशन। these ligands forms a closed ring structure, at the time of coordination with the metal atom. At the time of coordination with the metal atom. Closed ring structure at the time of coordination with the metal atom. इसके एग्जांपल में लिखिए, all ligands except unidentate. All ligands except unidentate. देखो मतलब क्या है इसका, आपको याद है इथाइलिन डायमीन जब किसी मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट करता है, तो वो जब इधर से भी कोऑर्डिनेट करेगा, इधर से भी कोऑर्डिनेट करेगा, तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, एक क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, तो कोई भी ऐसा लिगेंड जो मेटल एटम को बाइंड करते वक्त एक एनक्लोज्ड सा स्ट्रक्चर बना ले, या तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो या पूरी केज बन जाए, कोई भी एक बंद सा स्ट्रक्चर बन जाए, तो हम कहेंगे ये एक चीलेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। चीलेट्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स को चीलेट्स कहते हैं। तो चीलेटिंग लिगेंड वो है जो एक साइक्लिक, एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ द कोऑर्डिनेशन विद द मेटल एटम। और आप सोचिए कि यूनिडेंटेट के अलावा बाकी सब चीलेट्स में आएंगे, बाइडेंटेट ऑनवर्ड्स रिंग बनने लग जाएगी, और बाइडेंटेट के ऊपर तो फिर केज बनने लग जाएगी, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पॉलीडेंटेट में। सही है, सो यूनिडेंटेट के अलावा बाकी सब चीलेटिंग लिगेंड्स होते हैं। समझ में आई बात? चीलेटिंग का मतलब बहुत सिंपल है। Yes, इज इट sir. क्लियर? Yes, sir. ठीक है,
एज एन एग्जांपल चाहो तो दोबारा ड्रॉ कर लो, आपको एग्जांपल देख के याद आ जाएगा कि क्या मतलब है चिलेटिंग का। जो भी एक साइक्लिक एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर बना पाए वो सब चिलेट्स में आते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स। डन सर। अब देखिए, अब आप लोगों ने वेरियस टाइप के लिगेंड्स पढ़ लिए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल लिगेंड्स पढ़ लिए, आपने लिगेंड्स की डेंसिटी भी पढ़ ली। तो अब वी आर नाउ वेल प्रिपेयर्ड टू डू द नोमेनक्लेचर। अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर सीखेंगे कि अगर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके सामने दे दिया जाए लिख के, तो उसकी नेमिंग कैसे करी जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देता हूं K3FeCN6, ये तो बहुत सिंपल है। तो इसका नाम क्या है, कैसे बोलेंगे, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, वो सब। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल वाला दिया है, इससे भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से आएंगे। ऑर्गेनिक में जब आप नॉमेनक्लेचर सीखते हो ना, तो वहां पे इतने वास्ट नंबर ऑफ रूल्स होते हैं ऑर्गेनिक में कि आपको रूल लिखवाए नहीं जाते, बस ओरली बताए जाते हैं और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको याद हो जाते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नॉमेनक्लेचर के सिर्फ 5 रूल्स होते हैं, देयर आर जस्ट 5 रूल्स, और वही 5 रूल्स हर क्वेश्चन में आप अप्लाई करने का। तो यहां वो रूल्स लिखेंगे, रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, हेडिंग डालिए रूल्स, एक मेन हेडिंग डालो नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और उसके अंडर हेडिंग डालिएगा रूल्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और उसके अंडर हेडिंग डालिए रूल्स। डन सर। ओके, देखिए 5 रूल्स आपको लिखने हैं पॉइंट वाइज। पहला रूल लिखिए, द cations are named first and then the anions. The cations are named first and then the anions. Cations are named first and then the anions. दूसरा रूल लिखिए, सर पहला रूल एक और बार रिपीट कर देंगे? द cations are आप मत लिखिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। द cations are named first, the cations are named first and then the anions. The cations are named first ओके सर। and then the anions. Okay, हो गया श्रेया? यस, हो गया। ठीक है, दूसरा रूल लिखिए, while naming the coordination sphere, while naming the coordination sphere, while naming the coordination sphere, the ligands are named first, the ligands are named first and then the metal atom. The ligands are named first and then the metal atom. While naming the coordination sphere, the ligands are named first and then the metal atom. And then the metal atom. सबने लिखा? यस। Yes. तीसरा रूल लिखिए, the third rule. The ligands are always named. The ligands are always named alphabetically. The ligands are always named alphabetically using a suitable prefix. Using a suitable prefix. Using a suitable prefix. एक बार फिर से सुनिए, the ligands are always named alphabetically using a suitable prefix. Fourth rule लिखिए, if the coordination sphere is an anion, if the coordination sphere is an anion, then the ligands are named first
एक सेकंड, ये वाली लाइन मत लिखना, शुरू से सुनो। If the coordination sphere is an anion, then the name of the metal atom will end at 8, ATE8 inverted commas में लिख लीजिएगा। Then the name of the metal atom will end at 8. और लास्ट रूल लिखिए, after the name of the metal atom, its oxidation state has to be mentioned. Its oxidation state has to be mentioned in Roman numbers, within small bracket. Done. Its oxidation state has to be mentioned in Roman number within small bracket. अब आप बोर्ड पे देखिए, मैं 3 एग्जांपल्स बोर्ड पे लिख रहा हूं, आपको नहीं नोट करने। उन तीनों की हेल्प से पहले मैं आपको ये पांचों रूल्स समझा रहा हूं। वंस यू गेट दीज रूल्स, आपको समझ में आ गए, उसके बाद मैं आपको बहुत सारे कंपाउंड्स प्रैक्टिस के लिए दूंगा, हम एक डिटेल्ड प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी आप कुछ नोट नहीं करेंगे। देखिए, K3FeCN3NC3, let us consider one of these compound। फिर एक ले लेते हैं CO NH3 2 H2O 2 Br2 Cl या H2O3 and BrCl। और एक ये ले लेते हैं वेरी सिंपल कंपाउंड PtNH3 होल ट्वाइस Cl ट्वाइस। देखो, मैंने आपको ये 3 फॉर्मेट पहले तो आपको समझाने के लिए बताए हैं कि किस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको अपने पूरे एंटायर सिलेबस में देखने को मिलेंगे। आपको 3 तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखने को मिलेंगे। कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे होंगे जिनमें सब कुछ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही अंदर होगा, ना ब्रैकेट के बाहर राइट में कुछ होगा, ना ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट में कुछ होगा। ठीक है, कुछ कंपाउंड, कुछ एग्जांपल्स आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे व्हेन द होल थिंग, एवरी स्पीशीज इज एनक्लोज्ड विद इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाहर ना राइट में कुछ है, ना ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट में कुछ। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके ब्रैकेट के बाहर राइट में कोई एटम, कोई नॉन मेटल लिखा हो। ठीक है, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट में कुछ लिखा हो। समझ रहे? ऐसा नहीं हो सकता बाहर लेफ्ट में भी हो राइट में भी हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। या तो ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट में कोई स्पीशीज होगी, या ब्रैकेट के बाहर राइट में कोई स्पीशीज होगी, या कुछ ब्रैकेट के बाहर होगा ही, सब कुछ ब्रैकेट के अंदर ही हो। ठीक है, इन तीनों ही केसेस में स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो रीजन है ना, ओनली दैट पर्टिकुलर रीजन जो स्क्वायर ब्रैकेट है, उस स्क्वायर ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब ब्रैकेट के अंदर अंदर का पोर्शन। समझे? ब्रैकेट के बाहर वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट नहीं है, ब्रैकेट के अंदर वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस टाइप के फॉर्मेट्स या कोई भी इन दोनों फॉर्मेट्स को देखिए, जो कुछ भी, जैसे आप नॉर्मल आयनिक कंपाउंड देखते हो, NaCl, K2SO4, कोई भी नॉर्मल आयनिक कंपाउंड आप देखते हो, उनमें एक रूल होता है ना कि सबसे पहले जो लिखा होता है वो केटायन होता है, और बाद में जो सेकंड हाफ में लिखा होता है वो एनायन। ठीक है, यहां पे भी ये पहले केटायन है, फिर SO4 एनायन। वही रूल यहां पे भी होता है। अगर ब्रैकेट से पहले लेफ्ट में कुछ लिखा है तो वो केटायन है, और पूरे ब्रैकेट पे यहां पे नेट नेगेटिव होगा, ब्रैकेट एनायन होगा यहां पे। सही है? लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर राइट में कुछ लिखा है, इसका मतलब ब्रैकेट केटायन है, यहां पे पॉजिटिव होगा और Cl पे नेगेटिव होगा। सही है? तो आपका ब्रैकेट केटायन भी हो सकता है, आपका ब्रैकेट एनायन भी हो सकता है, आपका ब्रैकेट न्यूट्रल भी हो सकता है। यहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज न्यूट्रल। यहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, सब लोग बताओ? पहले लिखा है ना, इसके बाद कुछ आ रही है चीज, तो पहले लिखी हुई चीज हमेशा केटायन होती है। ठीक है,
तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ पे कैटायन है। समझ गए ना पहले से क्या मतलब है, इसके बाद राइट में कुछ लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, तो वो चीज नेगेटिव होगी, इस ब्रैकेट पे पॉजिटिव होगी। यहाँ पे ब्रैकेट से भी पहले कुछ लिखा हुआ है, तो वो बाहर वाला कैटायन है और ब्रैकेट यहाँ पे एनायन है। बताइए सब लोग समझ रहे हैं ये बात? Yes. Yes, sir. कैटायन एनायन रिकॉग्नाइज कर लोगे ना किसी भी लिखे हुए फॉर्मूले में। इसमें कोई कैटायन एनायन है ही नहीं, ये तो पूरा न्यूट्रल है। लेकिन इसमें ब्रैकेट क्या है, एक बार फिर बताइए, यहाँ पे ब्रैकेट क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर Cation. कैटायन, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट इज एन एनायन। सही है। अब पहला रूल ध्यान से सुनिए। पहला रूल कहता है द कैटायंस आर नेम्ड फर्स्ट एंड देन द आयनायंस। यानी कि अगर आप इसकी नेमिंग करेंगे तो पहले आप बोलेंगे पोटेशियम, फिर ब्रैकेट के अंदर की चीजों का नाम बोलेंगे। लेकिन अगर आप इसकी नेमिंग करेंगे तो पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजों का नाम बोलेंगे, उसके बाद लास्ट में क्लोरीन को नाम बोलेंगे। ठीक है, मतलब जो भी कैटायनिक पार्ट है पहले उसका नाम बोलना है, एनायनिक पार्ट का नाम बाद में बोलेंगे। समझ रहे हैं? कैटायंस आर नेम्ड फर्स्ट एंड देन आयनायंस। नाम लिखूंगा पूरा, लेकिन पहले रूल समझ। जो पॉजिटिव पार्ट है वो पहले बोलना है, द नेगेटिव पार्ट वो लास्ट में बोलना है। यहां पे भी आप ऐसे ही करते हो, आप इसे सोडियम क्लोराइड बोलते हो, क्लोरो सोडियम थोड़ी ना बोलते। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं, सल्फेट पोटेशियम थोड़ी ना बोलते। तो कैटायन ही पहले बोलते हैं हम हमेशा, तो यहाँ पे भी हम कैटायन का नाम पहले बोलेंगे, एनायन का बाद में। सही है। दूसरा रूल है कि जब आप स्क्वायर ब्रैकेट की नेमिंग करेंगे, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग करेंगे, चाहे वो एनायन हो या कैटायन हो, व्हाइल नेमिंग द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, पहले अंदर के लिगेंड्स का नाम बोलेंगे, लास्ट में मेटल एटम बोलेंगे। ठीक है। सेकेंड रूल आप पढ़कर देखिए, मैंने ये लिखवाया है कि व्हाइल नेमिंग द कोऑर्डिनेशन स्फीयर द लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट एंड देन द मेटल एटम। सबसे पहले सारे लिगेंड्स का नाम बोलना है, जैसे अमीन, एक्वा, ब्रोमाइडो, लास्ट में कॉपर बोले। समझ रहे? यहाँ पे भी साइनो, आइसोसाइनो, लास्ट में आयरन बोले। सही है। सो पहले लिगेंड्स का नाम बोलना है, फिर मेटल एटम बोलना है। तीसरा रूल कि अगर लिगेंड एक से ज्यादा है, जैसे यहाँ 3 लिगेंड है, तो इन तीनों में से भी पहले कौन सा बोले, तो लिगेंड्स आर नेम्ड अल्फाबेटिकली। जो स्पेलिंग मैंने आपको नाम लिखवाया ना, स्पेलिंग में देखिएगा अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है वो पहले बोलेगा। जैसे अमीन ए से स्टार्ट होता है, एक्वा भी ए से स्टार्ट होता है, बट जैसे डिक्शनरी देखते हैं आप बता सकते हो अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा। Amine. सब लोग बताइए। Amin. अमीन। अमीन या एक्वा, सब लोग बताइए। अमीन, अमीन। फिर एक्वा और फिर ब्रोमाइड। सही है। यहाँ पे ये साइनो और आइसोसाइनो में से कौन पहले बोलेंगे, Sign. साइनो पहले बोलेंगे, आइसोसाइनो बाद में बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है कि अगर कोई लिगेंड 2 बार है तो उसके नाम से पहले डाई भी लगाना है। आप इसे डायमीन बोलोगे, ट्राई एक्वा बोलोगे। सही है। इसे ट्राई साइनो बोलोगे, ट्राई आइसोसाइनो बोलोगे। कोई 4 बार है तो टेट्रा बोलोगे, 5 बार है तो पेंटा बोलोगे। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब आप इसे डायमीन बोलोगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाई का डी नहीं देखोगे, अमीन का ए देखोगे। जो प्रीफिक्सेस लगा रहे हैं ना उनकी स्पेलिंग से अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड मत कर लीजिएगा। जो Okay. लिगेंड का आपका मेन नाम है उसकी स्पेलिंग से अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड हो। समझ रहे हो आप इस चीज को? गॉट इट? मैं क्या बता रहा हूं, सब लोग समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। तीसरा रूल पढ़ो एक बार, मैंने यही लिखवाया है। थर्ड रूल पढ़िए, उसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है। The ligands are always named alphabetically using a suitable prefix. Prefix मतलब डाई, ट्राई, टेट्रा, वो आप देख लेना कि क्या यूज करना है उस हिसाब से। लेकिन डाई, ट्राई, टेट्रा की जो अल्फाबेट्स है ना उन्हीं अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के लिए यूज मत करिएगा। अच्छा, उसके बाद द फोर्थ रूल स्टेट्स दैट कि अगर हमारे किसी कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायन है, बताओ इन तीनों में से किसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायन है? मेरे नालिनी, एनायन मतलब कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट नेगेटिवली चार्ज, ये या ये। फर्स्ट वन, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एन एनायन तो अंदर के मेटल एटम का नाम 8 पे खत्म होगा। आप इसे आयरन नहीं बोलोगे, आप इसे फेरेट बोलोगे। अगर यहां पे कॉपर होता तो आप क्यूपरेट बोलते, निकल होता तो निकलेट बोलते, प्लैटिनम होता तो प्लैटिनेट बोलते। समझ रहे? लेकिन यहां पे कॉपर ही बोलोगे, क्यूपरेट नहीं बोलोगे, क्योंकि यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट कैटायन है। ये रूल सिर्फ एनायन के लिए होता है। आप पढ़ो सेकंड लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पढ़िए जरा। If the coordination sphere is an anion, then the name of the metal atom will end at 8. सिर्फ एनायन वाले ब्रैकेट्स के केस में मेटल एटम का नाम 8 पे खत्म होगा, अदरवाइज जो नॉर्मल नाम बोलते हो पीरियोडिक टेबल में वो यूज करो। समझ रहे हैं आप इस चीज को? ये वाला पॉइंट समझ में आया? यस सर। Yes.
लास्ट वाला पॉइंट समझाने के लिए पहले मैं इसका नाम लिखता हूं पूरे का। देखो एक चीज याद रखिएगा, अंदर जो लिगेंड्स होते हैं ना उनके लिए प्रीफिक्सेस यूज करी जाती हैं, डाई ट्राई टेट्रा। बाहर वाली चीजों के लिए कभी भी प्रीफिक्सेस यूज नहीं करते। पोटेशियम चाहे 1 हो या 10 हो, आप पोटेशियम ही बोलोगे, डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाओ। आप वहां पे भी नहीं लगाते, आप इसे डाई पोटेशियम सल्फेट थोड़ी ना बोलते हो, आप पोटेशियम सल्फेट बोलते हो। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो इसी तरह से यहाँ पे बाहर है तो भी आप नहीं बोलो। जब मान लो AlCl3 है, आप इसे एल्युमिनियम क्लोराइड बोलते हैं, एल्युमिनियम ट्राई क्लोराइड बोलने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे भी हम अगर बाहर है कोई चीज तो हम ट्राई डाई वो प्रीफिक्सेस नहीं लगाएंगे। बाहर वाली चीजों के लिए कभी भी प्रीफिक्सेस नहीं लगेंगी, सिर्फ अंदर के लिगेंड्स के लिए प्रीफिक्सेस लगेंगी, ये बात याद रखिए। तो देखिए इसका नाम हम क्या लिखेंगे, पहले देखिएगा पोटेशियम, फिर एक स्पेस आएगा, स्पेस के बाद ट्राइसाइनो, ट्राई आइसोसाइनो, फेरेट 3। देखो पोटेशियम कैटायन और एनायन के बीच में एक स्पेस छोड़ना है। अगर आपके कंपाउंड में कैटायनिक पार्ट भी है और एनायनिक पार्ट भी है तो कैटायन और एनायन के बीच में एक स्पेस छोड़ेंगे। जैसे आप सोडियम क्लोराइड पूरा ज्वाइन करके नहीं लिखते, सोडियम स्पेस क्लोराइड ऐसे लिखते हो। तो जो आयनिक में रूल्स है वही नोमेनक्लेचर के रूल्स कोऑर्डिनेशन में भी फॉलो करेंगे। कैटायन और एनायन के बीच में एक स्पेस आएगा, पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा, आगे तक कोई कैपिटल लेटर नहीं। समझ रही है? ये तो एक नॉर्मल ग्रामेटिकल रूल होता है। अनलाइक द ऑर्गेनिक, कोई वॉवल ड्रॉप नहीं होगा कि वॉवल के आगे वॉवल आ गया, पिछला वाला ड्रॉप कर दिया जैसे ऑर्गेनिक पे करते थे। यहां कुछ नहीं करना, पूरी पूरी स्पेलिंग रिटेन रहेगी। सही है? ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पार्ट मैं समझा रहा हूं, लेकिन शुरू की चीजें समझ में आई। पोटेशियम, ट्राइसाइनो, ट्राई आइसोसाइनो, फेरेट, यहां तक आया सबको समझ में एज पर द रूल्स? Yes. देखिए आप लास्ट वाला रूल पढ़िए, वो क्या कह रहा है। After the name of the metal atom, its oxidation state has to be mentioned in Roman number within small bracket. देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे रिडॉक्स में x मान के निकालते थे वैसे निकाल लोगे। ठीक है, आयरन को x माना, एल्कली मेटल पे +1 होता है तो 3 पोटेशियम पे +3 हो जाएगा। Cn पे -1 होता है तो 3 Cn पे -3 और 3 Nc पे भी -3 इक्वल टू 0। सबका चार्ज ऐड करके, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो आप x इज इक्वल टू निकाल लो, 3 आ जाएगा। वो 3 रोमन नंबर में लिखना हो। समझ रहे हैं आप इस चीज को? समझ में आया मैंने क्या करा? देखो Yes. इस पे भी -3 तीनों पे मिला के, इस पे भी -3 और इस पे +3 और ये x। तो जैसे रेडॉक्स में आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे x मान के, वही वाला रूल यहाँ पे भी फॉलो करना है, वो आपको आ जाएगा अभी प्रैक्टिस से। ठीक है, तो लास्ट में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करनी है ब्रैकेट। बताइए आप सब लोगों को रूल्स समझ में आए? आ गए? Yes. आप इसका नाम ट्राई करोगे? कौन ट्राई करेगा जो मेरे सामने बैठा? निखिल बोलो, लिख लो। कौन बोलेगा यहाँ पे जो ऑनलाइन है? ओरली कोई बोलेगा सेकंड वाले का नाम देख के? श्रुति क्या आप बोलोगे? काशवी, कृपा, ऋषभ त्यागी, अनन्या सिंह। हाँ काशवी बोलो। Sir, diamine, tri bromido, cuprate. 8 क्यों लगाया? 8 हम तब लगाएंगे जब ब्रैकेट नेगेटिव होगा। इफ द कोऑर्डिनेशन पेयर इज एनायन तो मेटल एटम का नाम 8 पे खत्म होता है। यहाँ पे हमने 8 पे खत्म करा है, यहाँ नहीं करेंगे 8 पे खत्म। Okay, sir. शुरू से बोलो। ऑक्सीडेशन स्टेट भी सोच लो मन में, रुकना नहीं है, बीच में पूरा बोलना है। इन द मीन टाइम और कोई बोल सकता है तो बताइए। चलो काशवी, कोई और नहीं बोल रहा, आप ही बोलो। Diamine, tri aqua,
Bromido. कॉपर, कॉपर, आगे बोलो, कॉपर के आगे Chlorido. ना, देखो एक तो कॉपर के आगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बोलनी है, और लास्ट में आपको जब पूरा ब्रैकेट हो जाएगा उसके बाद आप Cl बोलोगे ना। तो देखो सब लोग ये चीज ध्यान से सुन लीजिए, ये और बता नहीं रह गई, वैसे तो आपको समझ आनी चाहिए थी। अगर ये Cl ब्रैकेट के अंदर होता तो ये लीगेंड होता, लेकिन ये ब्रैकेट के बाहर लीगेंड नहीं है, ब्रैकेट के बाहर तो आयनिक बॉन्ड बना रहे, समझ रहे हैं? तो अगर ये अंदर होता तो आप इसे क्लोराइडो बोलते, बाहर तो आप इसे क्लोराइड ही बोलोगे। समझ रहे हैं आप इस चीज को? अगर Cl एज अ लीगेंड अंदर एक्ट कर रहा होता तो हम बोलते क्लोराइडो, लेकिन अगर वो लीगेंड है ही नहीं, वो ब्रैकेट में जैसे आयनिक बॉन्ड बनाता है, सोडियम क्लोराइड बोलते हो, यहाँ पे भी आयनिक बना रहा है, तो हम इसे क्लोराइड बोलेंगे लास्ट में। लेकिन उस क्लोराइड से पहले कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे ब्रैकेट में। मैं बताता हूं आपको क्या होगा इसका। ऊपर वाला नोट कर लिया आप लोगों ने? तो फर्स्ट वन एवरीबॉडी, आशी आप बोलोगे एक बार पूरा नाम बिना रुके, सेकंड वाला आशी, गौरंग, सर मैं ट्राई कर रहा हूँ। अब तक तो कर लिया होगा, इतनी देर से मैं काशवी से पूछ रहा था। कोई बताएगा जिसने ट्राई कर लिया पूरा सेकंड वाला नाम? बोलो साहिल। डायमीन ट्राइएक्वा ब्रोमाइडो कॉपर 2 क्लोरीन। क्लोराइड, देखिए डायमीन ट्राइएक्वा ब्रोमाइडो कॉपर 2 क्लोराइड। डायमीन, अब देखिए जिन्होंने नाम लिखा है अमीन में डबल एम लगाया कि नहीं लगाया? डायमीन ट्राइएक्वा ब्रोमाइडो कॉपर 2, एक स्पेस छोड़ के क्लोराइड। अब मुझे ये बताओ कि इस नेम में कोई भी चीज या ऑक्सीडेशन स्टेट अगर किसी को नहीं समझ में आई तो लेट मी नो, बताओ। सर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए अनन्या, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। अनन्या, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड था, यस सर। वाटर भी न्यूट्रल में करवाया था एक्वा, यस सर। ब्रोमीन पे -1 था, क्लोरीन पे -1 था, और Yes, कॉपर sir. को मानो X, सबका चार्ज ऐड करके इक्वल टू 0 करो, देखो 2 आएगा। यस सर, गॉट इट। X + 0 + 0 -1 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू 2, यस सर। है ना? यही तो करना है। सो 2 आ गया। सो डायमीन ट्राइएक्वा ब्रोमाइडो कॉपर 2 क्लोराइड, पूरा वन वर्ड लिखा हुआ है। सब लोगों को नाम समझ में आया? ओम, ऋषभ, श्रेया, सुयश, Yes. शुभम, यस सर। शुभम क्लियर है? यस। शुभम लास्ट वाला बताओ, बहुत सिंपल है। आप लोग तो स्कूल में पढ़ चुके हो ना सब कुछ, आप बोलते हो कि स्कूल में हो गया सब कुछ खत्म, तो बताओ फिर दूसरी बार पढ़ रहे हो। पता नहीं, जब मैं पूछता हूं तब बोलते हो कि नहीं हुआ, और वैसे बोलते हो सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। श्रेया नाम बताओ। शुभम, कोई डाउट है क्या आपको नेम में? सर प्लैटिनम डायमीन डाइक्लोराइडो। अरे शुभम, आपने तो बेसिक रूल ही चेंज कर दिया। आपने प्लैटिनम को सबसे पहले बोल दिया। मैंने आपको बोला था लीगेंड था नेम फर्स्ट एंड देन द मेटल एटम, पहले लीगेंड बोलो बाद में मेटल बोलना। सर मैं कहूँ एक बार? एक सेकेंड शुभम, आप समझे पहले? यस सर। सर पहले डायमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम। श्रेया आप बोलो पूरा नाम। सर डायमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम 2। डायमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम 2, दैट्स इट। देखो ये X माना,
ये 0 है और इस पे -2 होगा क्लोरीन पे, 2 क्लोरीन है, तो x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. सो दिस इज डायमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम 2. डायमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम 2. सब लोग इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, और फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ कंपाउंड्स दे रहा हूं. सबने नोट कर लिया? यस सर. यस कर सर. लो, जल्दी करो, किसने नहीं करा कर लो. देखिए हम दोनों तरह से प्रैक्टिस करेंगे. पहले तो मैं आपको ये वाली सीधी सीधी प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि आपको फॉर्मूलेज दूंगा, आप नाम लिखेंगे, फिर आपको नाम दूंगा, आप फॉर्मूले भी लिखेंगे, वो भी करेंगे, हम उल्टा भी करेंगे, नेम से फॉर्मूलेज, दोनों तरह से आता है एग्जाम. आप नेम्स ये स्ट्रक्चर नोट करके और साथ साथ में करना स्टार्ट कर दो. सर अगर कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर जो सीक्वेंस होगा वो अगर स्ट्रक्चर बनाने में आगे पीछे हो गया तो वो गलत तो नहीं होगा? सीक्वेंस मतलब वो तब की बात कर रहे हो जब नेम से स्ट्रक्चर बनाओ, नेम से फॉर्मूला बनाओगे, यस नेम से फॉर्मूला. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वो मैं दैट डजंट मैटर. जैसे मैंने अभी आपको CN होल थ्राइस NC होल थ्राइस करवाया था, अब उसमें Yes. CN पहले लिख दो, NC बाद में लिख दो, या NC पहले लिख दो, CN बाद में लिख दो, दैट डजंट मैटर. नाम तो दोनों केस में आप अल्फाबेटिकली ही बोलोगे ना. यस. ठीक है, तो नाम तो वही रहने वाला है. करिए जल्दी से, करते ही बताइए.
ऑक्सीडेशन स्टेट तो नेगेटिव में भी आती है, तो रोमन नंबर के सामने नेगेटिव है। कहाँ आती है? कौन से मेटल का? मेटल की उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव थोड़ा आती है अभी। आप मेटल की तो निकाल रहे हो, मेटल की कभी नेगेटिव नहीं आती। हाँ जी, वो तो आपको निकालनी है ना, एक्स मान के। वहाँ पे तो जीरो आ रही है ना, तो आ रही है तो लिख दो। जीरो कैसे लिखूं? जीरो रोमन में भी जीरो ही होता है। सर ये Cl है ना, लास्ट वाला Cl है ना। क्लोरीन। आशी क्लास में हो? आशी थोड़ी देर पहले नाम कॉल करा था, आपने रेस्पॉन्स नहीं दिया।
ओके, विशेष, विशाल, सुयश, अगर आपके शुरू के 2-3 भी हो जाए ना तो हैंड रेज कर दीजिएगा। अनन्या पांडे, आप क्लास में हैं? अनन्या पहला वाला बताइए, द फर्स्ट वन। मैंने आप लोगों को बोला कि शुरू के 2-3 भी कर लिए हो तो हैंड रेज करिएगा। अभी 2-3 भी नहीं करे आप लोगों ने। खुशी, आपने कितने कर लिए? संस्कृति, आप भी बताइए कितने कर लिए? अनन्या, खुशी और संस्कृति, आप तीनों से कभी रेस्पॉन्स नहीं मिलता, कभी भी। अनन्या की तो आवाज ही नहीं सुनी मैंने आज तक। संस्कृति, आप ऑडिबल नहीं है। शुभम, कितने कर लिए? खुशी, माइक ऑन करने में कोई प्रॉब्लम है जो आप मुझे लिखकर बता रहे हैं? आप बोलकर बताइए ना, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी द फर्स्ट नेम। ठीक है, रहने दीजिए खुशी, मैं आपसे आगे से कुछ पूछूंगा ही नहीं। शौर्य, आप बताओ, टेल मी द फर्स्ट वन। सर, पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट 2। बिल्कुल सही बताया। बाकी सब लोग भी बताइए, आप लोग बताइए। मर्क्यूरी नहीं, मर्क्यूरेट, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट एनायन है ना, तो मेटल एटम का नाम 8 पे खत्म होगा। आप लोग ध्यान दे रहे हैं? फर्स्ट वाला साहिल बताओ। पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट। और आगे? 4। तो इसलिए तो कह रहा हूं ध्यान दो, 2 बार डिस्कस हो गया, आप लोग बातें कर रहे थे। 4 नहीं है, 2 है। देखिए, मरकरी को माना X, पोटेशियम पे +2 है और 4 आयोडीन पे -4 इज इक्वल टू 0, तो 2 आएगा ना। 2 ही दिखाता है, इसका देखिए 4 कर दिया। आप देख क्यों रहे हो और फिर आपको अपने पर कॉन्फिडेंस भी नहीं है? पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट 2, पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट 2। बताइए ऋषभ, अनन्या, कृपा, श्रेया, शौर्य, सही है ये नाम? यस सर, ये Yes, sir. यस सर। Shreya, can you tell me the common name of this compound? लैब में जा रहे होते हैं ना रेगुलर, तो जरूर आता होता है ये नाम। वाइवा में पूछा जाता है, नेस्लर्स रिएजेंट। सुना है आपने ये नाम, नेस्लर्स रिएजेंट? यस सर। यस सर। यह सुना भी नहीं है।
K2HgI4 नेस्लर्स रिएजेंट क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज करते हैं हम इसे। पोटेशियम फिर एक स्पेस छोड़ के टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट 2। सेकेंड वाला कौन बताएगा? अनन्या सिंह, आपने करा? कार्तिक, यस। सर डायमाइन डाई एक्वा डाइक्लोरो प्लैटिनम 4 सल्फेट। कार्तिक, मैंने आपको बोला था क्लोरो नहीं बोलना, क्लोराइडो बोलना है। आप Sorry, फिर भी sir. क्लोरो ही बोल रहे हैं। सॉरी सर, क्लोराइडो। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। डायमीन डाई एक्वा डाइक्लोराइडो प्लैटिनम 4 सल्फेट। बिल्कुल सही बोला आपने। प्रगत, आप बताओ। डायमंड डाइक्लोराइडो प्लैटिनम डायमीन डाई एक्वा डाइक्लोराइडो। इसका क्लोराइडो पहले नहीं आया, किससे पहले? एक्वा से पहले। एक्वा ए से स्टार्ट हो रहा है। आप फिर वही डी देख रहे हो डाई का। मैंने आपको मना करा। देखिए, डाई अमीन डाई एक्वा डाइक्लोराइडो प्लैटिनम 4 सल्फेट। 4 में किसी को डाउट है? डायमीन डाई एक्वा डाइक्लोराइडो प्लैटिनम 4 सल्फेट। बताइए, सबको ये नाम क्लियर है? यस यस सर। इसे हम ना बचे हुए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरा अगला बैच भी है, टाइम हो गया। इतना कर लीजिए आज, और नेक्स्ट क्लास में हम और आगे नोमेनक्लेचर कंटिन्यू करेंगे संडे मॉर्निंग। हाँ, आज फ्राइडे है ना, ठीक है, तो संडे Yes. को कंटिन्यू करते हैं। ओके, ओके सर, गुड गुड इवनिंग डे। एवरीबॉडी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आगे से ना जिन लोगों को रेस्पॉन्स नहीं देना होता, माइक ऑन नहीं करना होता, वो ज्वाइन ही मत करा करो।